वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज जिस शॉर्ट टॉपिक के बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे वो है हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में। हाल ही में जो 2020 के दिल्ली के दंगे हुए उनसे कनेक्टेड जो 3 स्टूडेंट एक्टिविस्ट का अरेस्ट हुआ और लगभग 1 साल से भी ज्यादा वो जेल में लगातार बने रहे, रखे गए, उसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 का सेक्शन 43D5 का इंटरप्रिटेशन करते हुए पहली बार किसी कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट जिस तरीके से इस एक्ट को अप्लाई करती है लोगों के ऊपर, उनके ऑफेंसेस के ऊपर, उसको सोचने की फिर से जरूरत है, उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। और ये जो टैग दे दिया जाता है कि लोग टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उनके द्वारा किया गया पीनल ऑफेंस या ऑर्डिनरी पीनल ऑफेंस क्या सच में टेररिज्म की कैटेगरी में फॉल होता है। तो 3 ऑर्डर्स पास हुए दिल्ली हाई कोर्ट के, और जैसा मैंने कहा यह पहली बार हुआ कि यूएपीए के मिसयूज या उसके अलेजिड इलीगल यूज को चैलेंज किया एक कोर्ट वर्डिक्ट ने। उन्होंने कहा कि जो टेरर एक्टिविटी की डेफिनेशन है, क्योंकि यूएपीए में क्लियरली डिफाइंड नहीं है, इसके तहत हर छोटे मोटे घटना को या छोटे मोटे गुनाह को या ऑर्डिनरी पीनल ऑफेंसेस को आप टेरर एक्टिविटी या टेररिस्ट एक्टिविटी के तहत कैटेगराइज करके अरेस्ट नहीं कर सकते। और इसी का लाभ देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने तीनों स्टूडेंट एक्टिविस्ट, जिनका नाम है देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आशिफ इकबाल तन्हा, तीनों को दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल दे दी है। ये तीनों ही पकड़े गए थे 2020 के जो दिल्ली के दंगे हुए, जिसमें मुझे लगता है बहुत लोगों की जान भी गई। कई हफ्तों तक ये दंगे दिल्ली में चलते रहे। उसी के क्रम में जब दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया, इन तीनों लोगों को यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में बुक किया, इनको चार्जशीट किया, और जिसके कारण 1 साल से भी ज्यादा जेल में थे। इन एक्टिविस्ट द्वारा उस बेसिकली चार्जशीट को, डिटेंशन को, अरेस्ट को चैलेंज किया दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने बेसिकली पुश बैक किया, जिसको कहते हैं कि ये जो लीगलिटी है कि किस तरीके से आप किस किस ऑफेंस के लिए यूएपीए में लोगों को बुक कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं आखिर यूएपीए है क्या, और क्या इसके ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके विरोध में दिल्ली हाई कोर्ट ने पहली बार 1967 के बाद एक ऐसा जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट किया है जिसने पूरे देश को फिर से इन सारे टेरर लॉज के बारे में रीथिंक करने के लिए प्रॉम्प्ट किया है। दोस्तों, तो जो यूएपीए है ये 1967 में इनेक्ट हुआ पहली बार, और इसका पर्पस यही था कि जो टेरर एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर ऐसा एक लॉ हम लाएं जो टेररिज्म को या टेरर एक्टिविटीज को बहुत मजबूती के साथ जिनका मुकाबला हम कर सकें। और 1967 के बाद इसमें अमेंडमेंट्स आए 2008 और 2012 में, और दोनों बार कोशिश यही रही कि इस एक्ट को, इस कानून को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए। अब इसमें जो एक की प्रोविजन है जो वास्तव में विवाद की जड़ है, मैं जिसे कहूंगा, वो है सेक्शन 43D5। और सेक्शन 43D5 का अगर मैं आपको सार बता दूं, निचोड़ बता दूं, क्रक्स बता दूं, तो वो इतना ही है कि अगर आपने किसी भी व्यक्ति को या व्यक्तियों को या ग्रुप ऑफ पीपल को आपने अरेस्ट किया है, बुक किया है यूएपीए सेक्शन 43D5 में, तो जो प्रोसिक्यूशन है, मतलब कि जो सरकार है, सरकारी वकील है, पुलिस है, उसको कोर्ट को सिर्फ इतना ही कन्विंस करना होगा कि प्रथम दृष्टिया प्राइमा फेसाई ऐसा लगता है कि ये लोग टेरर एक्टिविटीज में या अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, या संदिग्धता है कि शायद ये लोग अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं या अनलॉफुल एक्टिविटीज में शायद इन्वॉल्व रहे होंगे। सिर्फ प्राइमा फेसी, आपको कंक्लूसिवली प्रूव नहीं करना है, कोर्ट्स को बहुत डिटेल में नहीं जाना है, एविडेंस शायद देखने की जरूरत ना हो,
क्रॉस हियरिंग की शायद जरूरत ना हो, दूसरे पक्ष को सुनवाई का मौका देने की शायद जरूरत ना हो। मतलब सिर्फ वन साइडेड भी इसमें जजमेंट हो सकता है कि अगर प्राइमा फेसी प्रोसिक्यूटर कोर्ट को कन्विंस कर लेता है कि प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये लोग शायद किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, तो कोर्ट उनको जमानत देने से मना कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का 2019 का जो जजमेंट था उसमें भी कुछ इसी तरीके से बात कही गई कि आप प्राइमा फेसी जो एविडेंस है, सर्कमस्टांसेस हैं, जो मौका है, साक्ष्य हैं, उनको डिटेल में एनालाइज ना करें। आप सिर्फ केस की टोटलिटी देखें, जो स्टेट ने प्रेजेंट की है, जो सरकार ने प्रेजेंट की है, कि सरकार क्या कह रही है, क्या मंशा है, उसको आप संज्ञान में लें। और अगर आपको लगता है कि ये लोग हो सकता है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, तो आप टोटलिटी ऑफ द केस को देखते हुए उनको जमानत ना दें या उनकी जमानत की बेल को आप रिजेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसका प्रोविजन देख लें कि जो केस डायरी है, पुलिस जो केस डायरी बनाती है और जो चार्जशीट पुलिस फाइल करती है, उसके आधार पे अगर रीजनेबल ग्राउंड्स मिल जाते हैं टू बिलीव दैट सच पर्सन इज प्राइमा फेसी could be involved in an unlawful activity, तो सिर्फ उस आधार पे आप उसको बिना ट्रायल के अरेस्ट करके डिटेन कर सकते हैं। अब ऐसा एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है कि दूसरे पक्ष को आप सुनवाई का मौका नहीं दे रहे हैं, दूसरे पक्ष को आप एविडेंस देने का मौका नहीं दे रहे हैं, दूसरे पक्ष को आप अपनी बात रखने का मौका नहीं दे रहे हैं, दूसरे पक्ष को आप पहले पक्ष द्वारा जो बात कही गई है, एविडेंस दिया गया है, उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका नहीं दे रहे हैं, उसकी ट्रुथ को जज करने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ड्रैकोनियन प्रोविजन है 43D5, ये वन साइडेड लगता है स्टेट के फेवर में, मतलब सरकार के फेवर में, कि सरकार ने कह दिया, कोर्ट को कन्विंस हो गया, दूसरे आदमी को पता भी नहीं कि सरकार ने क्या कहा है, दूसरे आदमी को मौका भी नहीं कि जो सरकार ने कहा है, प्रोसिक्यूटर ने कहा है, प्रोसिक्यूशन ने कहा है, उसको क्रॉस एग्जामिन कर लूं, उसके क्वेश्चनिंग कर लूं, अपनी बात कह सकूं, अपने साक्ष्य सबूत सर्कमस्टांसेस बता सकूं, और बिना सेकंड पार्टी की सुनवाई के ही कोर्ट कह सकता है कि आपको जमानत नहीं दी जाएगी। अब अगर हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रूट्स की बात कर लें, जड़ों की बात कर लें, तो इंडिया एडवर्सियल सिस्टम ऑफ क्रिमिनल जस्टिस फॉलो करता है। इसका मतलब कि अगर दो पार्टीज के बीच में लड़ाई हो गई या दो पार्टीज के बीच में कोई केस हो गया, तो दोनों पार्टीज को मौका दिया जाता है कि आप आइए कोर्ट में, पार्टी ए, पार्टी बी अपनी अपनी बात कहेंगे, और बात कहने के साथ आप अपनी बात सुनाएंगे, आप अपनी बात सुनाएंगे, आप अपना साक्ष्य देंगे, आप अपना साक्ष्य देंगे। पार्टी ए पार्टी बी को क्रॉस एग्जामिन करेगी, इनसे क्वेश्चन पूछेगी, पार्टी बी पार्टी ए को क्रॉस एग्जामिन करेगी, इनसे क्वेश्चन पूछेगी, और लास्ट में जो हमारे जज साहब होंगे या जिनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी कहा जाता है, वो दोनों की बात, दोनों के एविडेंस, दोनों के साक्ष्य सबूत, पुलिस की केस डायरी, चार्जशीट एटसेट्रा एटसेट्रा, सब चीजों को होलिस्टिकली देखते हुए अपना फाइनल जजमेंट बेसिकली प्रोनाउंस करते हैं। तो इसमें प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस हो, चाहे क्रॉस एग्जामिनेशन हो जिसमें विटनेसेस इन्वॉल्व होते हैं, और रिकवरीज ऑफ इनक्रिमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हैंडराइटिंग हो सकती है, वॉइस सैंपल्स हो सकते हैं, फोरेंसिक्स हो सकती है, बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं इस पूरे ट्रायल के। वो सभी चीजें बेसिकली हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिसको कहा जाता है एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? अगर आप हमारा 2 हफ्ते पुराना वीडियो देखें कि पेंडेंसी ऑफ द केसेस, कि हमारे देश में आज की तारीख में लगभग 4.5 करोड़ कोर्ट केसेस पेंडिंग है, इस पे हमने बड़ा एक डिटेल वीडियो बनाया है दोस्तों, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में क्लिक करके भी उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, कि हमारे देश में कोर्ट्स की बहुत ही बुरी हालत है। 4.5 करोड़ से ज्यादा कोर्ट केसेस पेंडिंग है। 10 साल से ज्यादा ऑन एन एवरेज लगते हैं पहला फैसला आने में। तो हालांकि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि दोनों पक्षों को मौका मिलता है, दोनों पक्ष अपना एविडेंस देते हैं, दोनों पक्ष क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में कई दशक निकल जाते हैं, पीढ़ी के बाद पीढ़ी खप जाती है इसमें, उसके बावजूद भी फैसला नहीं आ पाता। तो ऑन पेपर तो बड़ा सही सिस्टम है, लेकिन रियलिटी में शायद ये बहुत ही डिफिकल्ट, डिलेड एंड कहीं ना कहीं लेथार्जिक सिस्टम है दोस्तों।
और इसी कारण चूंकि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या हमारी जुडिशरी या जुडिशियल सिस्टम फास्ट नहीं है, शायद उतना एक्सपीडिशियस नहीं है कि जल्दी जल्दी फैसले सुना के मामलों का निपटारा कर दे, निस्तारण कर दे, जैसा कि आप यूरोप में देखेंगे, यूएस में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे। इस वजह से हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो बेस्ड है बेल पर, जमानत पर, कि भाई हमें तो अगले 20 साल लगेंगे फैसला सुनाने में। अब तब तक तो हम किसी व्यक्ति को जेल में नहीं रख सकते, तो जब तक अगर हमें लगता है बेनिफिट ऑफ डाउट उसको दिया जा सकता है, तो क्यों ना उसको बेल पे रिहा कर दिया जाए। और बेल पे रिहा करने के बाद जो मुकदमा है, जो कोर्ट केस है, वो कोर्ट में लगातार चलता रहे। फिर 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद जब भी हमारा कोर्ट उस पर अपना फैसला सुना दे, तो फिर जो दोषी है उसको सजा हो, जो निर्दोष है उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन एवरेज अगर आप देख लें तो बहुत सारे ऐसे केस मिले हैं जिसमें टेररिज्म के टैग या केस के ऊपर लोगों को अरेस्ट किया गया है पूरे 14 साल। इनफैक्ट एक केस था जिसमें 23 साल एक व्यक्ति ने जेल में गुजार लिए, और 23 साल बाद जब फैसला आया तो कोर्ट ने कहा कि यह व्यक्ति पूरी तरह निर्दोष हैं। लेकिन 23 साल की जिंदगी ऑलरेडी, मतलब उनका पूरा जीवन, उनका परिवार पूरी तरह खत्म ऑलरेडी हो चुका था। इसका मतलब कि हमारे कोर्ट्स का मानना है कि हमारा जस्टिस सिस्टम क्योंकि डिलेड है और निर्दोष को जेल नहीं होनी चाहिए, तो बेल इज बेसिकली द जनरल रूल, कि जब तक ऐसा हमें ना लगे कि बहुत हीनियस क्राइम है या जो अक्यूज्ड है वो विटनेसेस से या एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, टेम्पर कर सकता है या उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, या ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस बहुत हाई है, तब तक उनको जमानत दे ही देनी चाहिए। और जब फिर दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कहेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एविडेंस होगा, अपना अपनी बहस होगी, वकील आएंगे, एक्सपर्ट्स आएंगे, फॉरेंसिक एविडेंस लिया जाएगा, तब चीजें टाइम के साथ स्पष्ट रूप से निकल के आ जाएंगी। लेकिन जो हमारा 43D5 जो प्रोविजन है यूएपीए का, ये इस पूरी प्रोसेस को शॉर्ट सर्किट कर देता है। ये जो पूरी कहानी है, दोनों पक्षों की बात सुनना, एविडेंस लेना, क्रॉस एग्जामिनेशन करना, टाइम देना, मौका देना, बेल मिलना, ये सारा का सारा खत्म हो जाता है जैसे ही सेक्शन 43D5 बेसिकली एक्शन में आता है। सिर्फ केस डायरी और पुलिस रिपोर्ट अगर प्रोसिक्यूशन पार्टी ये कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करती है, उसको ना ही तो क्रॉस एग्जामिनेशन करने की जरूरत है, ना ही उस पर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ना ही शायद अपनी बात कह सकते हैं। तो एक तरीके से वन साइडेड अनचैलेंज स्टोरी के आधार पे आप दूसरे आदमी को लंबे समय तक जेल पे रखते हैं इस सेक्शन के तहत। और इस सेक्शन को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने, इस वन साइडेड सेक्शन को मैं कहूंगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने चैलेंज किया है कि भाई क्यों हम वन साइडेड एविडेंस और आर्गुमेंट के बेसिस पे किसी व्यक्ति को उसकी बात सुने बिना, उसकी सुनवाई हुए बिना, उसको मौका दिए बिना इतने लंबे समय तक बेल ना दें या जेल में रखें। क्योंकि लोगों का कहना तो यह भी है कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हो सकता है केस डायरी फॉल्टी हो सकता है जानबूझ के किसी को फंसाया जा रहा हो, क्योंकि जब पता है एनफोर्समेंट एजेंसीज को कि अगर एक बार यूएपीए में आपको अरेस्ट कर लिया गया तो आपकी सुनवाई के चांसेस बहुत कम हैं, तो एक आसान तरीका हो सकता है किसी के खिलाफ भी वेंडेटा या बेसिकली बदला लेने का या किसी को गलत तरीके से फ्रेम करने का, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस या प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम की टोटली अगेंस्ट है। इसी में हाई कोर्ट ने कहा, और हाई कोर्ट की जो जस्टिसेस थे सिद्धार्थ मृदुल एंड अनूप जयराम बंबानी, इन्होंने कहा कि जो सेक्शन 43D5 है, ये बहुत सारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, उसके अलावा जो और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो कि कोर हैं जस्टिस डिलीवरी के या न्याय के, उनसे डिविएट करता है, उनसे ये भटकता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं कि जो शुरुआती बर्डन है कि ये किसको प्रूव करना है कि आप दोषी हैं, ये बेसिकली ओनस होता है प्रोसिक्यूशन पे। मतलब सरकार प्रूव करेगी कि राम श्याम गीता सीता जिसका भी लगता है कि अक्यूज्ड है कि क्राइम इन्होंने ही किया है। उसके अलावा
एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका देंगे, उनको अपना वकील करने का मौका देंगे, उनको अपनी बात कहने का मौका देंगे। ये सारी चीजें तो इस 43D5 की वजह से खत्म हो जा रही हैं। कुछ भी तो मौका नहीं मिल रहा है दूसरी पार्टी को। तो ये बेसिकली पूरी तरह गलत माना जाता है। और इस पर्टिकुलर केस में जजेस ने कहा कि जो तीनों स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे, इन्होंने प्रोटेस्ट के लिए कॉल किया और चक्का जाम मतलब रोड ब्लॉक करने के लिए बेसिकली कॉल किया। तो ये जो दो ऑफेंसेस हैं, ये ऑर्डिनरी पीनल ऑफेंसेस हैं, सामान्य वायलेशंस की श्रेणी में आते हैं। इसको आप टेररिस्ट ऑफेंस कैसे मान सकते हैं? इनको आप नॉर्मल आईपीसी के सेक्शंस में बेसिकली बुक क्यों नहीं करते? यूएपीए आपने किस आधार पे लगा दिया? इस वजह से कोर्ट ने 43D5 का जो मिसयूज इस पर्टिकुलर केस में जैसा माननीय कोर्ट को लगा, उसके आधार पे उनको जमानत दे दी। और जब दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी तो पूरे देश में बड़ी चर्चा हुई कि एक तरफ आपके राइट्स हैं, एक तरफ आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, एक तरफ आपकी जुडिशियल प्रोसेस है, दूसरी तरफ आपके पास लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या टेररिज्म को लड़ने के लिए आपके पास रूल्स हैं। दोनों में एक फाइन बैलेंस किस तरीके से बनाया जाए। और मुझे लगता है ये हमारे देश की मजबूत डेमोक्रेसी और हमारे जुडिशियल इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्लस रोबस्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का ही नतीजा है कि जहां पे किसी को किसी पर्टिकुलर प्रोविजन का मिसयूज दिखाई देता है तो किसी ना किसी तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस का जो सिस्टम है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, कोई ना कोई उसमें टाइम के साथ करेक्शन लाने की कोशिश करता ही है दोस्तों। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि लॉ में कुछ लूप होल्स हैं जिनको मजबूत करने की जरूरत है तो उसमें लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट आ जाएगा। कोर्ट को अगर लगता है कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हो गए हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस या ऐसे रूल्स जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को डिफाइन करते हैं उससे बिल्कुल हट गए हैं और लोगों की लिबर्टी पे बेवजह इंफ्रिंजमेंट कर रहे हैं, तो कोर्ट्स उसको जुडिशियल ऑर्डर्स के थ्रू रिव्यू करने के लिए, चैलेंज करने के लिए भी आगे लगातार आते रहे हैं दोस्तों। तो ये रहा दिल्ली हाई कोर्ट का ये बड़ा रिमार्केबल जजमेंट। लॉ एनफोर्समेंट, लॉ एंड ऑर्डर वर्सेस योर फंडामेंटल राइट्स, योर इंडिविजुअल राइट्स, योर लिबर्टी एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जो लेटेस्ट अपडेट है, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रोनाउंसमेंट दिया, इस बेसिकली जजमेंट को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसी दिल्ली हाई कोर्ट के इस जजमेंट पे रोक लगाने से मना कर दिया है और इसकी सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अग्रीमेंट अपना दे दिया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे टॉपिक पे या ऐसे इश्यूज पे क्या कहना है दोस्तों। सो फॉर दैट स्टे ट्यून टू अवर चैनल। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।